नमस्कार। अचानक आना हुआ, बस कुछ ही देर में मैं लाइव अपना शुरू कर रहा हूँ। विषय भी बता दूंगा, चूँकि मन में अचानक ख्याल आया, कुछ एक भाव आया। चाय का समय हो गया था, थोड़ा चाय पी लें, फिर आपके समक्ष थोड़ा देर तक के लिए। रविवार था, कुछ सुबह से अध्ययनरत था, कुछ काम कर रहा था, जरूरी काम कर रहा था। ऐसा नहीं है कि आज आप लोग हमारा फेसबुक अपडेट नहीं देखें तो सोच रहे होंगे कि मैं अवकाश लिया हूं। अवकाश नहीं लिया हूं। अध्यापकीय जीवन में या बौद्धिक विमर्श में जीने वाले व्यक्तियों के साथ अवकाश कभी नहीं होता, बुद्धि चलती रहती है, विचार पनपते रहते हैं, तथ्यों को देखकर मन विचलित होता है, प्रकृति और मनुष्य के सामंजस्य के बीच होती दूरी को देखकर मन बेचैन उठता है। इसलिए मैं सोचा कुछ विषय थे जो मेरे हृदय करीब था, कुछ वजह है, मैं बता रहा हूं। बीच में चाय नहीं पीऊंगा, जब बोलूंगा चाय चूंकि आ गया है, पी लूं फिर आपसे बात करता हूं। समय दिया था इसलिए समय पर उपस्थित हो गया। साथियों, कुछ व्यवधान आ गया था, बस एक फोन आ गया था जरूरी। मन में ये विचार आया आज, अभी दिन भर कुछ काम कर रहा था, कुछ शोध और कुछ अध्यापन और कुछ सामग्री को जुटा रहा था, उसके एनालिसिस कर रहा था। अचानक मेरे मन में एक वीडियो फिर दिखा। मन में कल भी देखा था, लेकिन कल इग्नोर किया, लेकिन आज इग्नोर नहीं कर पाया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बैकग्राउंड में मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि कभी कभी बेचैन उठता हूं कि विगत कुछ दिनों से भाई नहीं हैं, इसलिए दुनिया में, इसलिए भारत में, इसलिए हर जगह कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिसमें ये भाई होते तो गरजते। अब मुझे लगा कि भाई होते गरजते, ये कहना भी ठीक नहीं है, लेकिन भाई का भाव है, तो मैंने सोचा कि उस भाव को मैं जरूर बोलता रहूं, नहीं तो ऊपर से वो भी मुझे माफ तो करेंगे नहीं कि भाई आप शांत क्यों हो गए। मैंने तो आपको दायित्व दिया, मैंने आपको छोड़ा है, यहां पर धरती पर आप हैं तो आपको बोलना चाहिए, लोकतंत्र है, आप क्यों डरते हैं, आप क्यों सहमते हैं। साथियों, राहुल गांधी ने कल पुणे में एक यूथ सम्मेलन में, जिसमें लड़कियां ज्यादा थीं, उसमें एक बड़े तेवर भरे व्यक्तित्व के साथ उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। अच्छा है, लोकतंत्र है, एलओपी हैं, विपक्ष के नेता है, स्वागत है सारी चीजों का, लेकिन बात करते करते वो सहारा ले रहे हैं मनुस्मृति का। और इतना बड़ा देश, ऋषियों का देश, मुनियों का देश, हजारों वर्ष पुराना देश, काशी में मैं बैठा हूं, और जो मनुस्मृति की बात कह कह के राहुल गांधी, बाकी लोग कहते तो ध्यान देते हैं, लेकिन विपक्ष का नेता, देश का नेता, जब वो मनुस्मृति के एक छोटे से श्लोक अंश को पढ़कर उसका एक मजाक उड़ाना या हमारे देश की महिला शक्तियों को उद्वेलित करना या भ्रम पैदा करना, ये मुझे पीड़ादायक होगा, क्योंकि भाई होते तो गरजते। मैं बता दूं मैं आया क्यों हूं, क्योंकि बड़े भैया, उनका कार्य ही है मनुस्मृति में राजतंत्र पर उन्होंने शोध को पूरा किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्री रहे, डीन रहे हैं, हेड रहे हैं, प्रोफेसर हरिनाथ त्रिपाठी के शिष्य रहे हैं। उनका काम ही मनुस्मृति में राजतंत्र था। बहुत सारे काम उन्होंने मनुस्मृति में किया, उसके बड़े अच्छे शासन व्यवस्था पर और बहुत सारे धर्म के व्यवस्था पर उन्होंने आख्या दिया। मैं उन पर भी काम कर रहा था। और मैं आपको बता दूं, मैं बैठा इसलिए हूं कि ये देखिए 2 किताबें हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये वॉल्यूम 1 है, ये वॉल्यूम 2 है, 2 वॉल्यूम है, आप देख लीजिए ध्यान से। और ये वॉल्यूम ये है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का इतिहास, 2 खंडों में है। इसका मैंने वो किया है, भाई साहब जाने के बाद ये पुस्तक अधूरी रह गई थी,
तो मैंने इसको एडिट करके इसको प्रकाशित किया था राहुल पब्लिकेशन द्वारा। इसको प्रकाशित किया था 2 अंशों में। ये भाई साहब का कृति है, आखिरी कृति, जो कि प्रेस में रह गया था और मैंने इसे पुनर्प्रकाशन करने का वीड़ा उठाया था, मैंने इसको प्रकाशित किया था। आप देख सकते हैं इसका विमोचन भी हुआ था। और भाई साहब को समर्पित करते हुए मैंने इसमें संपादकीय लिखा था। इस पुस्तक में प्राचीन विचारकों के भाई साहब ने बहुत सुंदर संकलन किया था, जिसका अध्ययन करके वो छपवाना चाहते थे और मैंने इसको पूरा किया। आखिरी वो काम था, लेकिन इस तरह के काम भाई साहब करते रहते। मेरा मन दुखी हो गया था जब राहुल गांधी के तेवर किसके खिलाफ, अपने मनीषियों के खिलाफ। और मुझे पूरा विश्वास है साथियों, लोकतंत्र में बोलता नहीं हूं, मैं राजनीतिक नहीं बनना चाहता हूं, मैं राजनीति में मेरा कोई रुचि है, लेकिन लोकतंत्र में एक अध्यापक या शोधार्थी या बड़े भाई का छोटा भाई के नाते अगर मैं उस पर न बोलूं तो मन में पीड़ा होती है, बेचैनी होती है। इसलिए मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि भैया होते तो गरजते, सड़क पर उतरते और ऐसों को घनघोर जवाब देते। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि श्रीमान राहुल गांधी जी इस विपक्ष के आदरणीय नेता मनुस्मृति हिंदी में लिख नहीं सकते हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने जब कल पुणे में दिया तो अंग्रेजी में उसका अर्थ को समझाने की कोशिश की, वो भी किसी ने उनको दे दिया था। ये वैचारिक शून्यता है साथियों, तत्कालिक राजनीतिक लाभ है। हमारे प्राचीन वांग में को बिना पढ़े, बिना देखे, बिना उसके तात्कालिक समय के ज्ञान को देखे अगर कोई बड़ा नेता इस देश का युवाओं के समक्ष इस तरह की बात करता है तो हम क्या, आने वाली पीढ़ी को हम कैसे अपनी विरासत को संजोएंगे, ये चिंता का विषय था। उन्होंने जो विषय कहा वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, उसका कोई अर्थ नहीं है। साथियों, ये जो भाई साहब बताते थे, उनके मुख से सुनते थे, इसमें लिखा हुआ है, उनका काम ही इसी पर है कि मनुस्मृति जो था वो हमारे महर्षि मनु उन्होंने रचा था। इसको किस लिए? एक लीगल और सोशल कोड की तरह। जैसे अंबेडकर का नाम आदरपूर्वक आधुनिक भारत में लिया जाता है, हमारे प्राचीन भारत में मनु का नाम लिया जाता है। वो ऐसे विधि संहिता की रचना की जिसने सदियों तक भारतीय समाज को जोड़े रखा। वो लीगल एंड सोशल कोड है। एक अंश पढ़ के भ्रमित कर देना यानी देश को कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर ले जाना है। साथियों, उनके दृष्टिकोण बहुत संकीर्ण है। मुझे मालूम है कि मनुस्मृति छुएंगे नहीं, वो देखने की बात है, लेकिन किसी ने कह दिया होगा जेन जी की समस्या चल रही है, जेन जी के मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए, एक भारत में विभेद पैदा करने की ये बात बोला जा सकता है। और कटघरे में किसको खड़ा कर रहे हो तुम? अपने देश के महर्षियों को, मनीषियों को। आज मनु को खड़ा कर रहे हो, मैं काशी की धरती से बोल रहा हूं, कल तुलसी को खड़ा करोगे, है ना? परसों वाल्मीकि को खड़ा करोगे। हमारे वेद पुराण को कूड़ा करकट कह देने में तुम्हें संकोच नहीं हो सकता है? ऐसा मुझे भय है। इसलिए न स्त्री स्वातंत्र महर्ति, जो अध्याय 9 में एक छोटा सा अंश लेके उसको अंग्रेजी में करके जो उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में बताने की कोशिश की, छात्रों की गूंज के बीच में वो बताने की कोशिश की कि मनुस्मृति महिला विरोधी है, प्रतिगामी है। लेकिन साथियों, ये खोखला है। कभी भी इसको आप अपने बच्चों को, किसी को बताने की कोशिश मत कीजिएगा। कोई भी संत महात्मा पुरखे हमारे कुछ लिखते होंगे ना, तो उस समय की दृष्टि के हिसाब से लिखते होंगे जो आने वाले हजारों वर्ष तक चल रहा है। इस तरह मत उड़ाइए। एआई के जमाने में हम अपने बौद्धिक परंपराओं को नाश न कर दें। तात्कालिक कालखंड में परतंत्रता बनाम संरक्षण पर बात कीजिए। हम तत्कालिक समय में क्या थे,
महर्षि मनु ने क्या क्या क्यों क्यों कैसे कैसे कहा। राहुल गांधी थोड़ा उन चीजों को भी एक आध बार बोलने की कोशिश करें तो शायद सुधर जाएं। साथियों, उस समय का जमाना, महर्षि मनु मानते थे कि समाज के सबसे संवेदनशील और सबसे मूल्यवान कौन है? हमारे परिवार, जिसमें हमारी महिलाएं हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे वृद्ध हैं। अभी हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया। वृद्धों की पूजा, बच्चों की सुरक्षा, महिलाओं की पूजा, ये करना हमारा धर्म है। और ऐसे तीनों लोगों को कभी भी समाज के गंदे निगाहों या भेड़िया प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति के सामने हम कभी असुरक्षित नहीं छोड़ सकते। आप ललकार रहे हैं बच्चियों को, उनको कह रहे हैं कि आप माता पिता का अनादर करो, उनको आप कह रहे हैं कि पति का अनादर करो, उनको आप कह रहे हैं कि रक्षाबंधन आने वाला है कि भाई को मत पूछो। क्या संस्कृति, क्या संस्कार देना चाहते हो राहुल जी? मत कीजिए ऐसा। सत्ता आपको मिल जाएगा एक न एक दिन। आप यूं ही पड़े रहिए, आपको मिल सकता है, लेकिन आप उसको लेने के लिए लोलुपता मत दिखाइए। और भाई बहन का संबंध, माता पिता बेटियों का संबंध, पति और पत्नी का संबंध को इस तरह कलंकित मत कीजिए एक छोटे से अंश को लेके, क्योंकि मनु ने वो कहा ही नहीं था। भाई उन्होंने सुरक्षा की बात की जीवन के हर पड़ाव पर। आज भी हम अपनी पत्नी की रक्षा हम करेंगे, अपनी बहन की रक्षा हम करेंगे, अपनी बेटी की रक्षा हम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कैसे छोड़ दे भेड़ियों के हाथों में? समाज इतना गंदा हो गया है, समाज का प्रवृत्ति इतनी गंदी हो गई है, उसके लिए आप दहाड़ रहे हैं और अपने बहू बेटियों को आप किसी के सहारे छोड़ना चाहते? नहीं होगा ऐसा। हम साथ देंगे, परिवार शासन भी साथ देगा। साथियों, इसीलिए बचपन में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र, इसकी जिम्मेदारी का अर्थ क्या? ये तो हम लोग सिलेबस में पढ़ाते हैं। क्या वृद्ध पिता का कोई बेटी अगर सहायता करती है तो वो उसका रिटर्न नहीं है? यही कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम लोगों ने पब्लिक स्टडीज में पढ़ाया है बच्चों को। क्या मातृत्व अवकाश देना क्या गलत है? ये सरकार का संरक्षण है। क्या घरेलू हिंसा का जो नियम बना है, क्या ये महिलाएं कमजोर है इसलिए बना है क्योंकि है ऐसे भेड़िए? ये संरक्षक की भूमिका है। क्या समझेंगे राहुल गांधी? क्या समझेगा ये विपक्ष? मत कीजिए आप अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपने महर्षियों को छोड़ दीजिए महाराज, अपने भारत माता को छोड़ दीजिए महाराज, वंदे मातरम जैसे पवित्र गीत को छोड़ दीजिए, उसके आदर कीजिए। उसके आदर के साथ भी आप लोकतंत्र में लड़ाई लड़ सकते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? मुझे दुख हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि इस दुख को व्यक्त कैसे करूं कि लाइव आकर मैं आपके बीच आना चाहता हूं। साथियों, कैसे जन विरोधी हो सकता है? जिस मनु ने यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते शब्द कहा, अगर महिला विरोधी होते तो वो नारियों की पूजा की बात कर देते। आप इसको हंसी में उड़ा दीजिए, मजाक में उड़ा दीजिए, नारीवादी संस्कृति उसको उड़ा दे, लेकिन यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्त देवता यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रफाला क्रिया। जहां नारियों की पूजा, अभी नवरात्र आने वाला है, आदर सम्मान होता है, वहां साक्षात देवता। देवता का मतलब क्या है? क्या देवता होता है? देवता मतलब सुख, समृद्धि, शांति, प्रगति। हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, हमारे लिए देवता श्रम है। जहां नारियों का पूजा होता है, यानी जेंडर की इक्वलिटी की बात मनु कहते हैं, बराबरी का दर्जा देते हैं, वहां साक्षात देवता, ये एक तरह से प्रतीक है, वहां निवास करते हैं। और जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, वुमेन इंपावरमेंट, वुमेन पार्टिसिपेशन, वुमेन्स इमेंसिपेशन, जहां उनका सम्मान होता है, वहां परिवार, समाज और राष्ट्र जो भी कार्य करते हैं वो हमेशा अच्छा होता है। और जहां सम्मान नहीं होता है वो सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। आप परिवार देखिए, टूट रहा है। जहां नारियों का सम्मान है वो परिवार टूट जा रहा है, जहां नारियों का सम्मान है वो परिवार संगठित है, 14 पीढ़ियों से संगठित है। क्या जानोगे आप? भारत को समझिए, परिवार की महत्ता को समझिए, राष्ट्र को समझिए, चित्त को समझिए, आगे बढ़िए। राहुल जी क्यों ये सब व्यर्थ अपना समय गंवा रहे हैं? साथियों,
कहीं से भी मनु ने ऐसी कोई बात नहीं की जो कल समझाने की कोशिश की। मैं तो चाहता हूं कि इस देश के विद्वान ऋषि परंपरा के लोग उठ खड़े हों। अरे मातृत्व का गौरव हमारे देश में पिता और गुरु से 1000 गुना ऊपर स्थान है, ये तो तुम नहीं बताओगे। हमारे मनुस्मृति, उसी मनुस्मृति में समाज और परिवार में माता के स्थान को जो अलौकिक और जो सर्वोच्च गौरव प्रदान किया गया है इस देश में, हमारे इस राष्ट्र में, उसकी तुलना दुनिया के किसी जगह से आप नहीं कर सकते हैं। क्यों बच्चियों को आप भड़का रहे हैं? साथियों 145वां श्लोक पढ़िए, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, भाई साहब से सुनते रहते थे। उसमें श्लोक कहा गया, ध्यान से सुनिए। उपाध्याय दश्चार्य आचार्याम शतम पिता सहस्त्रम तु पितृन माता गौरवेणातिर्यच्यते। यह अद्भुत श्लोक है, ये तो कंठस्थ कर लीजिए। राहुल गांधी इसको न लिख पाएंगे ना अंग्रेजी में इसको बता पाएंगे। अर्थात इसका अर्थ है कि 10 उपाध्यायों मतलब हमारे जैसे तुच्छ 10 शिक्षक हमारे जैसे, उससे बढ़कर एक आचार्य होता है, और 100 आचार्य से बढ़कर एक पिता होता है। देखिए, पिता मेरे सामने हमेशा रहते हैं, आपके सामने पिता को सामने रख के मैं बात करता हूं। पिता होते हैं, यानी 10 शिक्षकों के बराबर एक आचार्य, 100 आचार्य से बढ़कर एक पिता। लेकिन गौरव, आदर और पूजनीयता के मामले में एक माता का स्थान 1000 पिताओं से ऊपर होता। अद्भुत! हमारे यहां माताओं को, महिला शक्ति को क्या स्थान दिया गया है। आप एक अंश लेके उसका अपभ्रंश करके विस्मृत करने का प्रयास कर रहे हैं, पाप लगेगा। साथियों, यह श्लोक अकाट्य प्रमाण है कि मनु महाराज, मनु देवता, मनुस्मृति की दृष्टि में मातृत्व तो सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया होने तक सीमित नहीं था। केवल बर्थ और डेथ रेट नहीं है इसमें, वह समाज की सबसे शक्तिशाली और आदरणीय धुरी। कौन अपने घर में माता का सम्मान नहीं करता? जो नहीं करता है वो इसी स्ट्रीम का है जिसको राहुल गांधी भड़का रहे हैं। वो वेस्टर्न है, जहां परिवार का कोई महत्व नहीं है। आधुनिक पश्चिमी सभ्य समाज के साथ साथ अब भारत में भी ऐसे नेताओं की वजह से, ऐसे शक्तियों की वजह से, जो प्रधानमंत्री ने एक नया शब्द कर दिया, ऐसे दिमागी नक्सल की वजह से हमारे यहां भी अब माता पिताओं को वृद्धाश्रम को छोड़ रहे हैं लोग। क्या वो मनु की बात करेंगे? मनु ने कभी वृद्धावस्था की कल्पना की थी? साथियों, संतानों के लिए एक लीगल कोड था, एक कल्चरल बैकग्राउंड था। भरण पोषण सम्मान का संतान का करना अनिवार्य परम धर्म। ये कौन से संस्कार है कि आप अपने भाई, अपने पति, अपने माता पिता का सम्मान मत कीजिए, स्वतंत्र हो जाइए। स्वतंत्र तो हमारे परिवार में वैदिक काल से महिलाएं हैं। कभी कोई भेद नहीं रहा। भेद बीच में कालांतर में ये व्यवस्थाएं स्वार्थवश कुछ लोगों ने घुसेड़ा। हमारे धर्म, हमारे परिवार, हमारे ऋषियों ने भेद कभी नहीं किया। साथियों, आज आधुनिक युग जिसके कि राहुल गांधी प्रवर्तक बनना चाहते हैं, इकोनॉमिक आर्थिक सशक्तिकरण का मॉडल, सबसे बड़ा मॉडल आर्थिक सशक्तिकरण का है संस्कार के साथ, सदाचार के साथ महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीने का एक वातावरण पैदा करना। और महर्षि मनु ने, जिसकी आलोचना कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हजारों वर्ष पूर्व साथियों, महिलाओं को तो स्त्री धन शब्द है, स्त्री धन के रूप में पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता और विधिक सुरक्षा प्रदान की थी। ये खोजिए, नहीं आए तो आइए बनारस के मगध भवन में से किस पुस्तक ले जाइए, हमसे पढ़िए, लिखिए, कुछ वैचारिक व्यवस्था में जुड़िए। इसी काशी में कभी इंदिरा गांधी का परिवार, आपके नाना, आपका दादी, आपके लोगों का परिवार इसी काशी के पांडित्य परंपरा से सीखते थे, तब इतने दिन तो राज वो कर पाए। आप तो कुछ करने के लिए योग्य नहीं हो पा रहे हैं। साथियों,
हजारों वर्ष पूर्व महिलाओं को स्त्री धन के रूप में पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता और विधिक सुरक्षा प्रदान की गई थी। हम इकोनॉमिक्स के लोग आज इकोनॉमिक इंपावरमेंट, विमेन इंपावरमेंट की बात कर रहे हैं। महाराज मनु ने हजारों वर्ष कहा कि स्त्री धन है, सो स्वतंत्रता होना चाहिए, जीवन का आधार इनको बनाने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अध्याय 9 में लिखा है उन्होंने, शुलाक 194 के अनुसार, जो उसमें अध्याय 9 के जो 194 श्लोक है, उसमें विवाह के समय अग्नि के समक्ष मिला हुआ धन, विदाई के समय माता पिता, भाई या रिश्तेदारों द्वारा दिया गया उपहार, आभूषण, भूमि, यह सभी सिर्फ और सिर्फ उस महिलाओं की निजी संपत्ति मानी जाएगी। इसी को स्त्री धन कहते हैं। हजारों वर्ष पूर्व कभी विभेद नहीं था, आज विभेद पैदा हो रहा है। और मनु तो कहते थे, कानून इतना सख्त था मनु के समय कि संकट या दरिद्रता की स्थिति में उसका पति, उसका ससुर या परिवार, कोई भी पुरुष सदस्य महिला के अनुमति के बिना उस धन को हाथ भी नहीं लगा सकता है। इतना कठोर प्रावधान मनु ने बनाया था स्त्रियों के संरक्षण, उनके एम्पावरमेंट के लिए। और यदि कोई पुरुष, इसको तो बताओ राहुल बच्चों को, कोई आदमी, कोई पुरुष लोभवश या जबरदस्ती महिला या स्त्री का धन उपभोग करता है तो मनुस्मृति में उसे चोर की श्रेणी में रखकर कठोर दंड और पाप का भागीदारी माना गया है। यह है मनुस्मृति का सोच। आज तो इतना कठोर दंड है भी नहीं। साथियों, यह व्यवस्था दर्शाती है कि कितना भावनात्मक जुड़ाव था मनुस्मृति में महिलाओं के साथ। कितना मनुस्मृति में मनु महाराज महिलाओं को कितना स्वतंत्र देखना चाहते थे। हाँ, वो जो श्लोक तुम बार बार राहुल गांधी पढ़ रहे थे, वो एक अंश ये बताता है कि भेड़ियों के सामने इनकी सुरक्षा पुरुषों को करना चाहिए। हमारे पुरुषत्व को चुनौती दिया जाता है, यानी पुरुषों को कहा जाता है कि तुम्हारा काम भेड़िया बनना नहीं है। ऐसे जो समाज में जिस पर निगाह, ऐसे लोगों की रक्षा आपको करना है। साथियों, संतुष्टो भार्यता भर्ता, भर्ता भार्या तथैव च, यस्मिन् नैव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वैधुरम। अर्थ क्या है? जिस परिवार में पति अपने पत्नी से और पत्नी अपने पति से हमेशा संतुष्ट, वफादार और प्रसन्न रहती है, उस कुल का कल्याण और उन्नति निश्चित रूप से होती है। साथियों, मनु ने विवाह को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना, जो आजकल जो मुस्लिम धर्म में होता है, जो आजकल चलन में है। जब चाहे उसकी सुविधा अनुसार तोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए। उन्होंने इसे जन्म जन्मांतर का पवित्र आत्म बंधन माना है और कई श्लोकों में इसकी चर्चा की। आज समाज बिगड़ गया है। आज देखिए किस तरह की हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं द्वारा पुरुषों की, पुरुषों द्वारा महिलाओं की, प्रेम में अपनी पत्नी, अपनी बहन, सबको मार डालना। छोटी छोटी घटनाओं का अगर एनालिसिस कीजिए तो राहुल गांधी जी को समझना चाहिए कि ये एक तरह से आप लोगों को उकसा रहे हैं। हमें समाज को सुधारना है, हमें जिंदगी को बचाना है। इसीलिए मनु ने तो महिलाओं की या कन्याओं को सुरक्षा, भ्रूण हत्या, जिस पर कि अमर सेन को अवार्ड मिल गया। अमर सेन को बहुत वाहवाही होता है, जिसको मिसिंग वुमेन, हमने भी उस पर काम किया था। मिसिंग वुमेन यानी महिलाएं गर्भ में मारी जाती हैं। और दहेज प्रथा जो अभिशाप था, मनु ने कड़ा विरोध किया था। लंबे समय तक हमारा समाज भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज जैसे कुप्रथाओं से कलंकित था और सारे के सारे ठीकरा ऐसे राहुल गांधी जैसे नेता हमारे धर्म ग्रंथों पर ठोक देते हैं, जबकि एकदम विपरीत है। मनुस्मृति ने इस कुप्रथाओं पर अत्यंत कड़ा प्रहार किया है। बिना पढ़े किसी महर्षि के बारे में बुराई कर देना, तो सूरज को आप देख के थूक देना,
चांद को देख के उस पर कविता लेके चांद को खराब और अच्छा कह देना, पर्वत के सामने अपने आप को गर्वान्वित महसूस करना, धरती माता को आप दोहन करके धरती को बौना बना देना, ये मनुष्य तुम छोटे हो। मनुस्मृति ने कुर्ताओं पर बहुत ही कड़ा प्रहार किया और अध्याय 3 में उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिए, मैं खत्म करूंगा, ज्यादा नहीं बोलने के मूड में हूं। न कन्याया पिता विद्वान गृहात् शुल्क मणोपि शुल्कम ही गृहण लोभे न स्याद पत्य विक्रयी। अर्थ है, किसी भी समझदार और धार्मिक पिता को अपनी बेटी के विवाह के बदले सामने वाले पक्ष से थोड़ा सा भी धन या शुल्क, जिसको दहेज या कन्या मूल्य, नहीं लेना चाहिए। जो पिता लोभ में आकर ऐसा धन लेता है, वह अपनी ही संतान को बेचने वाले कसाई या पापी के समान माना जाता है। इतना कठोर बात कहा था। इसलिए साथियों, मनुस्मृति बेटे और बेटी में कोई भेद नहीं करता। मैं पुणे के उन तमाम बेटियों से हाथ जोड़ के उनके माता पिता से कहता हूं कि राहुल गांधी के इस वक्तव्य को नकरवा दीजिए, बच्चों को समझाइए बैठाकर और निकालिए इस प्रपंच से। कोई भेद मनुस्मृति नहीं करता है। और लिखते हैं, यथोवात्मा तो पुत्र पुत्रेण द्रुहिता समा, अर्थात जैसी मनुष्य की अपनी आत्मा होती है वैसा ही उसका पुत्र होता है और पुत्र के समान ही उसकी पुत्री होती है। इसलिए पैतृक संपत्ति पर बेटी का भी उतना ही अधिकार है जितना पुत्र का है। संविधान भी तो यही बहुत दिनों बाद कहा। क्या गड़बड़ी है? ये चीज नहीं बताओगे? अपने ऋषियों का मान नहीं करोगे? तुलसीदास का अपमानित करोगे? कल से हमारे भारत राष्ट्र को अपमानित करोगे, भारत के चित्त को अपमानित करोगे, भारत की आत्मा पर प्रहार करोगे, भारत को नीचा दिखाओगे केवल अपने निहित स्वार्थ के लिए। मोदी से घृणा और जेन जी बच्चों के हृदय में घृणा का बीज बोना अपराध है, अपराध है। इससे बचिए। यही वामपंथ है, यही दिमागी नक्सल है। मनुस्मृति की आलोचना करना बड़ा आसान है, लिखना बहुत मुश्किल है। कोई लिख कर तो दिखाए, बाई ने तो लिखा था, हम लोग लिखते हैं। कोई लिख के तो दिखाए मनुस्मृति, कोई लिख के तो दिखाए वाल्मीकि रामायण, कोई लिख के तो दिखाए रामचरितमानस। तुलसी सा, वाल्मीकि सा, मनु सा, अपना सा नहीं। ऐसे करने वाले लोग इसको डिमीन करते हैं, जो निरंतर गलत है, खराब है। साथियों, आप जानते हैं हमारा देश दयानंद सरस्वती का, विवेकानंद का देश है। सारे सुधारकों ने मनुस्मृति के मानवीय गरिमा और उसका लैंगिक समानता पर मनु के आलोचक नहीं रहे हैं, मनु के प्रशंसक रहे हैं। जिस पार्टी से राहुल गांधी आते उसके महात्मा गांधी ने भी चेताया था कि आप मनु को गाली मत दीजिए, मनु के पुस्तकों को मत जलाइए। बहुत सारे लोग उस समय भी ये काम करते थे। साथियों, वे इटर्नल वैल्यूज की, शाश्वत मूल्यों की बात करते हैं, जो कहीं न कहीं से लुप्त हो रहा है। मनु ने जो शासन की व्यवस्था थी वो धर्म अर्थ काम की प्राप्ति में सहायक होता है, पुरुषार्थ की व्यवस्था की। इसके लिए उन्होंने मंत्रिमंडल बनाया था, बहुत सारी बातें लिखी हैं। एक अंश लेके विभ्रंश मत कीजिए। और देखिए कितनी बड़ी बात कही, जो कास्टिज्म की बात करते हैं, मनुस्मृति पर प्रहार करते हैं। जन्मना चाहते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते। ये क्या है? मैं तो अपने को शूद्र कहता हूं क्योंकि मैं ब्राह्मण का सारा काम नहीं करता हूं। जन्म से जो शूद्र होते हैं, कर्म के आधार पर उनका नया वर्ण होता है, वही द्विज कहलाते हैं। जन्मना सब शूद्र हैं, हम भी शूद्र हैं। और सबसे बड़ी बात जो मनु ने कहा, उसको अगर राहुल गांधी के मुख से निकल गया होता तो उसका जीवन तर गया होता। धर्म की परिभाषा मनु ने दी। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह
धीर्विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म को परिभाषित किया। क्या ये जैन जी के एक एक कोर्स में नहीं होना चाहिए? धर्म क्या है? ड्यूटी। ड्यूटी क्या है? धैर्य जो खत्म हो रहा है, क्षमा जो लुप्त हो गया, संयम जो समाप्त हो गया, चोरी न करना, राम मंदिर का उदाहरण देख लीजिए, चोरी कर रहे हैं, स्वच्छता, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना, यही धर्म है। ये 10 लक्षण सिलेबस बेस्ड है। इसको जैन जी को यह बताना चाहिए कि तुम्हें क्या नहीं करना है और तुम्हें क्या करना है। साथियों, मनु को जानना इतना आसान नहीं है। सूरज को जानना इतना आसान नहीं है। सूरज के जितने नजदीक जाओगे, सूरज तुम्हें तपा डालेगा, जला डालेगा। दूर से सूरज को गाली दो, सूरज पर थूक दो, छतरी लेके सूरज को ढक लो, उससे सूरज की गरिमा, सूरज का प्रकाश, सूरज का तेज और सूरज का वेलफेयर कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होता। इसीलिए छोड़ दो मनु को गाली देना, पढ़ो मनुष्य को, अच्छाइयों को पढ़ो। छोड़ दो तुलसी को गाली देना, पढ़ो तुलसी को, अच्छाइयों को पढ़ो। स्त्रियों को आदर, परिवार का आदर। परिवार टूट रहा है, आप देखिए घटना, इसी महाराष्ट्र की घटना। एक शब्द बोले राहुल गांधी, एक बालक 16 साल का बालक अपने पिता से आईफोन मांग रहा है, खड़े होकर आत्महत्या करने की धमकी दे रहा है पहाड़ी पर। माता पिता गुहार लगा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, समाज देख रहा है, वो धमकी दे रहा है। माता पिता विवल हैं, दुखी असहाय हैं, समाज ऐसा बन गया, शासन ऐसा बन गया है। और अंत में जब पिता लपक के बचाने की कोशिश करता है, दोनों गिरते हैं, माता भी गिर जाती है, छलांग लगा देता है। ये समाज है। देख लीजिए लखनऊ की घटना, अपनी पत्नी की हत्या करता है शंका की दृष्टि से, और फिर अपनी बहन, असहाय बहन की हत्या करता है, स्वयं गोली मारता है। समाज, परिवार टूट खत्म हो जाता है, एक पूरी पीढ़ी खत्म हो जा रही है। यही आदर है, यही आप सिखा रहे हैं, यही बच्चियों के मन में भर रहे हैं। छोड़िए ये सब बातें। और जो मनुष्य धर्मशास्त्र का वेद शास्त्र के अनुकूल तर्क के द्वारा अनुसंधान और चिंतन करता है, साथियों, वही धर्म के वास्तविक रूप को समझ पाता है, कोई अन्य नहीं। हमको राहुल गांधी से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आप हमारे जो दर्शक हैं, आप हमारे लोग हैं, हम लोग मिलकर इस चीज को समझें। आर्ष धर्मोपदेशम च वेद शास्त्र अविरोधना यस्तकेण अनुसंधनते स धर्म वेद नेतर। हम तर्क, अपने वेद को, अपने पुराण को बचाएं, मनु को आदर दें। ये देश बहुत बड़ा है, ये देश महान है। ऐसे ऐसे नेताओं के द्वारा वक्तव्य से जैन जी के दिमाग में जहर मत बोइए। माता पिता, समाज, ये सब एक हो जाएं, हम सब अच्छे लोग एक हो जाएं। किसी भी ग्रंथ की आलोचना करने से पहले उसको पढ़ें, उसको रिफाइन करें, उसकी अच्छाइयों को बताएं, बुराइयों को त्यागें। यही तो सिद्धांत होता है, यही तो पढ़ाई है, यही तो तर्क वितर्क का हमारा देश है। कैसे आप देश को बचाएंगे, कैसे आप देश को चलाएंगे? केवल विवाद, केवल विवाद, कोई संवाद की इच्छा नहीं, कोई सार्थक संवाद नहीं। मनुस्मृति को शूद्र के विरुद्ध, मनुस्मृति को स्त्री के विरुद्ध, मनुस्मृति को सबके विरुद्ध घोषित करके आप मनुस्मृति को डिमीन करके क्या करेंगे? मनु ने तो जो देना था दे दिया, छोड़ दीजिए। इसीलिए आधे अधूरे बात बड़ा कष्ट देता है। संपूर्ण बात के लिए डूबना पड़ता है। राहुल जी, डूबिए, कुछ समय बिताइए, बनारस आके रह लीजिए, यहाँ के विद्वानों के शरण में बैठिए, कुछ दिमाग को ठीक कीजिए, और बच्चियों के लिए अल्पकालीन लाभ के लिए टुकड़े टुकड़े में अंग्रेजी में लिखकर मत बोलिए। आप मनुस्मृति लिख नहीं सकते हैं। इस दावे के साथ भाई को प्रणाम कर रहे हैं। भाई की बात मैं बोल रहा हूं, भाई होते तो ललकारते, भाई मेरा सुन के मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। भाई, मैं आपकी बात समाज तक पहुंचा दिया हूं। नमस्कार, धन्यवाद।